वहाँ पर साहब कांशीराम ने एक बात कही थी कि किसी वक्त पर बाबा साहब ने कहा था जो अपनी दीवानों पर लिख दो कि कल को हम शासक करता जमात बनना है। तो आज मुझे किसी दीवार पर लिखा वो नज़र नहीं आ रहा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा होगा उस वक्त तो दीवारें बनी भी नहीं होंगी। इतना मिली कि साहब कांशीराम इस दुनिया से चले गए और उस रात नींद तो क्या नहीं मेरे को, और उस वक्त मेरे से बात भी नहीं हो पा रही थी और मैं सीधा 11 नंबर पर पहुंचा, 11 सी पर, जहाँ पर साहब कांशीराम का शव पड़ा था और दुनिया के लोग आ रहे होते। हम शव को ऊपर से हमें आगे रखा उस वक्त, क्योंकि साहब ने बोला था कि मैं 2005 के अंदर 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। और आज मैं ये बता देना चाहता हूँ साहब की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे सामने हमारे मसीहा बाबा साहब चले गए। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल की थी। वो भी ट्रेजिडी मैंने देखी जिसको मैं आज तक भी कभी भूल नहीं पाता। और मेरे सामने यही साहब कांशीराम का भी अंत हुआ और मैं उस रात नहीं, और अगले दिन रात भी वहीं पर ही, और वहाँ पर दुनिया भर के लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, हर पार्टी के नेता आए, और नेता आने के बाद उनको श्रद्धांजलि दे के जाते गए और सब ने यही कहा कि दलितों के नेता साहब कांशीराम नहीं रहे। आज मैं ये बता देना चाहता हूँ साहब कांशीराम की जो प्लानिंग थी, उनकी राजनीति जो ताकत थी, राजनीति सोच थी, और उनको ये थी कि मैं जल्दी ही मेरी ताकत हुई, मैं जल्दी ही सत्ता के अंदर सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाऊंगा। बहुजन समाज के दो ऐसे महापुरुष, एक महापुरुष को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है और एक को पॉलिटिक्स का चाणक्य। मेरे कहने का मतलब बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज और पॉलिटिक्स के चाणक्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम। ऐसे दो महापुरुषों के साथ एक शख्स को काफ़ी लंबा समय काम करने का मौका मिला और उस शख्स का नाम है अजीत गौतम। अजीत गौतम पंजाब के जिला शहीद भगत सिंह नगर के गांव लंगेरी से संबंधित हैं, पर आजकल वो 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर आए हुए हैं। तो हम NSR TV की तरफ से उनसे बाबा साहब के साथ जो अनुभव रहे हैं और मानवर के साथ इतना लंबा काम किया है, हम वो काम किया है उस काम में कितनी एनर्जी मिली उनको, उसको कितनी ऊर्जा मिली, आज भी उसमें कितनी ऊर्जा मिलती है। हम चाहते हैं कि उस ऊर्जा में जो आने वाली नई पीढ़ी हैं उसको कैसे ये परोसा जाए। अजीत गौतम जी, आपका NSR TV की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं NSR TV का चैनल का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। अपने विचार जो मैंने इन महापुरुषों से लिए हैं उनको ट्रांसफ़र करने का भी आज मुझे चांस मिला है। और आज मैं ये बता भी देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इन महापुरुषों की संघर्ष, सोच और इनकी जो ज़िंदगी ने लगा दी है, और मैं उसी के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी जोड़ने की मेरी ताकत नहीं है। गौतम जी, ये बताइए कि आपको सबसे पहले मान्यवर साहब श्री कांशीराम से मुलाकात कैसे हुई, कैसे सबब बना? या आपको आपके घर आए या आपको किसी ने बताया कि पंजाब से कोई ऐसे शख्स दिल्ली में काम करते हैं, ये सबब कैसे बना? जब साहब कांशीराम दिल्ली आए, दिल्ली आकर उन्होंने अपना काम शुरू किया करोल बाग रैगड़पुरा के अंदर, और तब मुझे उनको मिलने का मौका मिला। जब मिलने का मौका मिला तो उन्होंने एक बात मुझे कही कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, वहाँ जो RPI के लोग हैं वो MP-MLA बनने के चक्कर में हैं, और मैंने उनको ये कहा था कि भाई आप लोग MP-MLA के चक्कर को छोड़कर आप मिशन मूवमेंट पर काम करें। और जब उन्होंने वो काम मेरी बात को नहीं माना तो मैं जहाँ आया हूँ, तो आज आप लोग मेरे साथ आए
और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मेरा साथ है। आपने कितने केडर देखे हैं साहब के, सुने हैं, जहाँ कोई ऐसी कोई मुलाकात जो आपको याद हो साहब आपके घर में, जहाँ किसी भी जगह ऐसी साहब के शब्द जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं पीढ़ी के लिए? इसी के साथ साथ मुझे एक दफ़ा वहाँ पूना में जाने का मौका मिला था, पीमा कोरे गांव का। पीमा कोरे गांव में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को जाया करते थे, उन लोगों को, उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त निशावर कर दिया था समाज के लिए, तो वहाँ पर पूना में के अंदर हम लोग जा रहे थे और वहाँ पर साहब कांशीराम ने एक बात कही थी कि किसी वक्त पर बाबा साहब ने कहा था, जो अपनी दीवानों पर लिख दो कि कल को हम शासकर्ता जमात बनना है। तो आज मुझे किसी दीवार पर लिखा वो नज़र नहीं आ रहा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा होगा उस वक्त तो दीवारें बनी भी नहीं होंगी। तो तब से मेरे अंदर एक बहुत बड़ी चाहत पैदा हुई कि मैं साहब कांशीराम के साथ काफ़ी वक्त दूं और बाबा साहब का जो विचार है उनके अंदर पूरी तरह आ चुके थे। और उससे पहले मैंने एक बुक पढ़ ली थी, जिस बुक को पढ़कर साहब कांशीराम के अंदर एक बहुत बड़ी उनके अंदर एक रेवोल्यूशन आया था, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगर मैं इनहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में बताऊं कि साहब ने वही बुक को एक रात में 3 दफ़ा पढ़ने के बाद वो निकल पड़े, और जब वो निकल पड़े उस एक किताब ने साहब की ज़िंदगी को बदल दिया था। और मैंने जब ये भी सुना कि साहब ने वो बुक पढ़ी हुई है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं होती तो हम साहब के सामने को बात कर सकें, क्योंकि साहब का चेहरा भी इतना गंभीर होता था और इतना इम्प्रेसिव होता था कि उनके सामने थोड़ी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी बात करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि साहब कांशीराम के साथ मेरी बात करने का मेरी अंदर कोई भी झिझक नहीं थी, और मेरे को भी इतना ही कहा करते थे, सब काम ठीक हो रहा है। मैं कहा सब ठीक हो रहा है। तो करोल बाग रेगड़पुरा से ही मेरा संपर्क हुआ था। एक छोटा सा जगह है वहाँ पर हरदयान सिंह रोड के ऊपर, वो जहाँ से उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, और उन्होंने कैडर छोटे कैडर लेकर सारे देश में घूमकर लोगों को तैयार किया था। और मुझे भी बहुत दफ़ा उनके साथ जाने का मौका मिला था। जहाँ पर साइकिल रैली हुआ करती थी उसमें मैंने भी बहुत भाग लेता था मैं, और मेरे अंदर एक ताकत आती थी कि जब मैं साहब कांशीराम की रैलियों में जाया करता था, उनका अरेंजमेंट भी किया करता था और मैं जाता भी था। और आज मैं उसी मिशन मूवमेंट को लेकर देश में और बाहर मैं जाता हूँ। लोग मुझे इस वजह से बचाते कि मैंने साहब कांशीराम के साथ आखिरी वक्त तक मैं उनके साथ रहा था। निगमबोध घाट पर उनका संस्कार हुआ था। अग्नि तो बहन कुमारी मायावती जी ने दी थी, लेकिन सारे इंतजाम मेरा था, सारा इंतजाम हमने किया था। गौतम जी वो किस्सा बताइए जो 1992 को आर बैंक टर्मिनल राष्ट्रपति थे और 106 सांसद मेंबर मिलने के लिए गए, लेकिन साहब ने मिलने के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद वो साहब ने एक हॉल में एक तकड़ी मीटिंग बुलाई थी, उसमें एक भाषण दिया था, आप उसमें शामिल थे, वो बताइए हमारे श्रोतों को। हाँ, ये बात आपने कही है। उसमें साहब कांशीराम मिलने के लिए नहीं गए थे, उसमें और लोग थे, क्योंकि साहब कांशीराम कभी भी ऐसी मीटिंगों में नहीं जाया करते थे। वो अपने ही मंच से, अपने ही प्लेटफॉर्म से बोलते थे, वो अपने ही प्लेटफॉर्म को मजबूत करने में लगे हुए थे। और उस मीटिंग में उसमें पासवान अब तो दुनिया में नहीं रहे, वो बीबी मोरिया और बूटा सिंह, साथ ही साथ मैं आज आपको बता दूं उसमें पासवान के साथ साथ
बीपी मौर्य, बूटा सिंह और भी उसमें कई नेता आए हुए थे और एक भाषण हो रहा था और उस मीटिंग में साहब कांशीराम को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा क्योंकि 106 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आर वेंकटा रमन को मिलने के लिए गए, उसने मना कर दिया था क्योंकि एक घटना हुई थी साउथ के अंदर और जिसमें किसी हमारे दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुए थे, उसके बारे में वो मिलना चाहते थे। राष्ट्रपति ने उनको मिलने से मना कर दिया था। तो इन जिनको मना कर दिया था वो 106 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने SC/ST फॉर्म बनाई थी आर वेंकटा रमन के खिलाफ कि आज हमारा अपमान हुआ है और उसमें हर पार्टी के लोग मौजूद थे और उसमें कांग्रेस के पार्टी के भी और जनसंघ BJP के भी थे, कम्युनिस्ट और भी लोग थे, उसमें सब आए थे और उसमें साहब कांशीराम को भी इनवाइट किया गया कि आप भी आइए। साहब कांशीराम उसमें जाना नहीं चाहते थे, लेकिन साहब कांशीराम ने कहा कि अगर ये जो संगठन बनता नज़र आ रहा है, अगर मैं इसमें नहीं गया तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा और मुझे जाना चाहिए। वो उस मीटिंग में गए और मीटिंग शुरू हुई महाबलंकार हॉल में और उसमें बड़े बड़े नेताओं के भाषण हुए। उन्होंने जहाँ तक ये कहा कि आज हम लोगों को राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, राष्ट्रपति ने हमारा अपमान किया। तो बीपी मौर्य के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे जिनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला था। वो बाबा साहब का उनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ रहा। 1972 तक वो कभी किसी पार्टी में नहीं गए थे। तो बीपी मौर्य का भाषण हो रहा था, बहुत ही क्रांतिकारी भाषण उनका होता था और उनके बाद साहब कांशीराम को वहाँ पर बोलने का मौका मिला। साहब कांशीराम उसमें बोलने के लिए खड़े हुए और आज मैं उस महापुरुष को बहुत ही तहे दिल से उनकी उस बात को समझकर मेरे अंदर मेरी आंखों में आंसू आज भी आ जाते हैं। साहब ने उठते ही कहा, अभी मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी भाषण सुन रहा था और बीपी मौर्य ने कहा कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और मैं आज बता भी देना चाहता हूं कि मेरे पास प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक रीजनल पार्टी बन गई थी BHP। उन्होंने कहा कि मैं बीपी मौर्य की जब इनको नेशनल पार्टी बना के इनकी मैं वो ख्वाहिश को भी पूरी कर दूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति आर वेंकटा रमन ने कौन सी गलती की थी जो उन्होंने आपको मिलने से मना किया? क्योंकि वो तुम्हारी औकात को जानता था। जब आप पार्लियामेंट में नहीं बोलते तो ये तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगे? साहब कांशीराम ने कहा, आप मुझे 50 लोग दस्तखत करके दे दो, मैं राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाता हूँ, मैं राष्ट्रपति को हटा देता हूँ। और उसके बाद पासवान साहब ने कहा कि आप तो जानते हो हमारी मजबूरी है। आप मजबूरी उनके कौन सी? जो अलग अलग पार्टी से आए थे जे, और अगर जे उस इम्पीचमेंट मोशन में अगर जे दस्तखत करके दे देते तो वो पार्टी इनको हटा देते। तो साहब कांशीराम ने उस बात ये कहा कि भाई गांव में तो छोटा थानेदार नहीं मिलता हमारे लोगों को और बड़े बड़े शहरों में बड़ा थानेदार नहीं मिलता, बताओ हमारे लोगों का मनोबल टूटेगा या नहीं टूटेगा। और आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप मुझे से 50 आदमी दस्तखत करके दे दो, किसी ने दस्तखत करके नहीं दिए थे। उस बात साहब कांशीराम ने क्या कहा था? साहब कांशीराम ने कहा, इन इंडिपेंडेंट इंडिया में जब तक हमारा समाज दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, उन पर अत्याचार एट्रोसिटी होती रहे। चलिए नहीं अच्छा हाँ आगे हाँ। तो उस वक्त साहब कांशीराम ने ये कहा था कि हमें इस बात को नोट लेना चाहिए कि पॉलिटिकल पावर के बगैर हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए हम लोगों को पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में आकर हम अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाते, तब तक हमारे ऊपर जो अत्याचार एट्रोसिटी होती ही रहेगी। तो मैं आज इस मौके पर ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग आज उस साहब कांशीराम के उस मूवमेंट को
छोड़कर अपने फ़ायदे के लिए, मत परस्ती के लिए, खुदगर्जी के लिए, उनकी मूवमेंट को शौक और पार्टी को छोड़कर इधर उधर चले गए हैं। आज मैं उनको चेतावनी दे देनी चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ से गए हो वहीं पर आ जाइए। और ये पार्टी, ये मिशन मूवमेंट ना कभी मरा है, ना इसको को मारने वाला पैदा हुआ है। मतलब परस्त लोग आएंगे जाएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, लेकिन मिशन मूवमेंट कभी भी मरने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप सबको यही कहना है, आप अपने घर को मजबूत करें यूनिटी के दौर पर, और किसी घर में जाकर आप उनकी गुलामगिरी ना करें। गौतम जी, आपको उस वक्त भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जब साहब 9 अक्टूबर 2006 को ये दुनिया छोड़कर चले गए, जब उसका परिनिर्माण हुआ, लेकिन उस रात आप जागे नहीं, आपकी ड्यूटी थी, तो उस ड्यूटी के बारे में बताइए। आज मैं बता देना चाहूँ, गोकुलपुरी के अंदर मेरी मीटिंग थी, और गोकुलपुरी के अंदर मैं मीटिंग लेकर आया, तब मुझे सूचना मिली कि साहब कांशीराम इस दुनिया से चले गए। और उस रात नींद तो क्या नहीं मेरे को, और उस वक्त मेरे से बात भी नहीं हो पा रही थी, और मैं सीधा 11 नंबर पर पहुंचा, 11 सी पर, जहाँ पर साहब कांशीराम का शव पड़ा था और दुनिया के लोग आ रहे होते। हम शव को ऊपर से हमें आगे रखा उस वक्त, क्योंकि साहब ने बोला था कि मैं 2005 के अंदर 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। और आज मैं ये बता देना चाहता हूँ, साहब की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे सामने हमारे मसीहा बाबा साहब चले गए। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल की थी। वो भी ट्रेजिडी मैंने देखी जिसको मैं आज तक भी कभी भूल नहीं पाता। और मेरे सामने यही साहब कांशीराम का भी अंत हुआ, और मैं उस रात नहीं, और अगले दिन रात भी वहीं पर ही, और वहाँ पर दुनिया भर के लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, हर पार्टी के नेता आए, और नेता आने के बाद उनको श्रद्धांजलि दे के जाते गए। और सब ने यही कहा कि दलितों के नेता साहब कांशीराम नहीं रहे। आज मैं ये बता देना चाहता हूँ, साहब कांशीराम की जो प्लानिंग थी, उनकी राजनीति जो ताकत थी, राजनीति सोच थी, और उनको ये थी कि मैं जल्दी ही मेरी ताकत हुई, मैं जल्दी ही सत्ता के अंदर सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाऊंगा। और आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, साहब कांशीराम ने एक बहुत बड़ा 1989 की एक ट्रेजेडी मैं आपको बता देनी चाहता हूँ। ये तो मैं बताऊंगा कि मैं उनके फूल चुनने तक, अगले दिन तक मैं वहाँ रहा, और उनको चुनकर मैं जाकर बहन जी के हवाले उनको कर दिया था। साहब कांशीराम ने जब ये कहा था 1989 के अंदर, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है, बीजेपी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने राजीव गांधी को अमेठी में से हराया। साहब कांशीराम वहाँ गए। अब वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस के थे हरा दिए। और उस वक्त राजीव गांधी ने साहब कांशीराम को बुलाया कि भाई आपको क्या मिला, और आप मेरे साथ समझौता करते तो आपके 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ जाते, और आज आपका एक भी नहीं है। तो साहब कांशीराम ने कहा, मैं एक मुगल को, मैं एक ताकतवर को रोड पर लाना चाहता था, मैं उसको रोड मास्टर बनाना चाहता था। हालांकि साहब कांशीराम को लोगों ने, वर्करों ने कहा कि आप अमेठी से जीत नहीं सकते, लेकिन तन हो साहब, आपकी सोच इतनी बड़ी निकली कि आपने उन लोगों को ये नहीं बताया कि मैं वहाँ पर इलेक्शन किस लिए लड़ रहा हूँ। जब 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हार गए और कांग्रेस अपोजिशन में आई, तो साहब कांशीराम ने कहा कि आज मैं उस मुगल बादशाह को मैं रोड पर ले आया हूँ, उसको मैंने रोड मास्टर बना दिया, और मैं तो प्रदेशी रोड मास्टर हूँ। अब हम जब दोनों रोड पर घूमते घूमते मिलते हैं तो वो मेरे आगे दुख रोता है, तो मैं उनके आगे दुख रोता हूँ। तो ये घटना जब साहब ने बताई, तो मैं उस वजह सोचता था कि साहब आपकी सोच कहाँ तक है कि आपने एक ताकतवर जो कि कभी ज़िंदगी में
हारने का कभी सपना भी नहीं देखा, तो उनको भी आपने रोड पर आप ले आए हो, आप अपोजिशन में हैं। तन हो महार, तन हो ऐसे मेरे साहब, जिनके साथ मेरे को आज भी जब मैं उनकी बात करता हूँ तो मेरी आंखों में आज आंसू आ जाते हैं।